नमल। सारा के घर के लॉन्ग रूम में इस वक्त शदीद तनाव की सी कैफियत थी। ऐसे जैसे हर शख्स की गर्दन से डोरियां बंधी हों और इन डोरियों ने सारी फिजा में खिंचाव पैदा कर दिया हो। कोई ढीला पड़ने को आमादा ही ना था। सारा, अगर तुमने वो सब कुछ देखा था तो तुम्हें किसी से तो कहना चाहिए था, नुसरत मलाल से कह रही थी। पिछले 2.5 माह में वो ये बात कई दफ़ा दोहरा चुकी थी। सामने सोफों पे मौजूद जुमर, फारिस, हुनैन और खुद ज़किया बेगम सब खामोश थे। जब नुसरत बोलती तो वो इसे देखते, जब सारा बोलती तो उसे। टेनिस के मैच की तरह निगाहें दाएं से बाएं से दाएं वापस आ जाती। आपा, आप सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा कैसे कह सकती हैं? सामने वाले सिंगल सोफे पे फिक्रमंद और बेबसी भरा दबा दबा गुस्सा लिए बैठी सारा ने शौकी अंदाज में कहा था। वो अभी ऑफिस से आई थी, बाल जूड़े में बंधे थे, पर्स भी साथ ही रखा था। चेहरे पे थकान थी मगर आंखों में खफगी भी थी। खावर ने मुझे हरास किया था, वो लोग मेरे बच्चे मार देते। क्या यही चाहते हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, वो सब पीछे रह गया, लेकिन अब तो सारा तुम अदालत में पेश हो जाओ, वरना शादी का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हजरत ने इंसान से समझाना चाहा। मैं कैसे अदालत में खड़ी होकर ये सब कहूँ? वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। आप लोग मुझे समझाने के बजाय खुद क्यों नहीं समझते? वो डरी हुई नहीं थी, वो इनकी अक्लों पे मुताज्जब थी। सारा, उन्होंने जो शादी के साथ किया तुम उसके लिए कोई गवाही नहीं दोगी क्या? ताकि जो शादी के साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ भी करें। क्या अब भी आप लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा? हैरत से इन सब को देखा। मेरा शोहर मरा, फारिस की बीवी मरी, जुमर के साथ जो हुआ, साथी के साथ जो हुआ, अब भी आप लोग उनके खिलाफ जाना चाहते हैं? वो हैरत से सब आंखें फैलाकर कह रही थी। सारा, फारिस हल्का सा खंगारा, फिर ज़रा आगे को हो बैठा। हम चाहते हैं कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उनको सज़ा दिलवाई जाए। यही वारिस की मंतक थी, यही जुमर, साथी और तुमने किया। तुम लोग मेरे बच्चों को अब एक नए तजर्बे की भेंट चढ़ाना चाहते हो। वो सदमे से बोल रही थी। डॉक्टर सारा, आपको कोर्ट ने समन किया है, आपको आना तो पड़ेगा। स्टैंड पे खड़े होकर हल्फ तो लेना होगा, फिर झूठ बोलेंगी क्या आप? जुमर, जो टांग पे टांग जमाए बैठी मुसलसल नीली अंगूठी को उंगली में घुमा रही थी, रसान से बोली थी। सॉरी जुमर, लेकिन मैं किसी अदालत में नहीं जा रही। और प्लीज़ मुझे इन जजमेंटल नज़रों से ना देखें। आप मेरी जगह नहीं हैं, इसलिए नहीं समझ सकती। डॉक्टर सारा, मैं आपकी जगह 5 साल पहले थी और मैंने कोर्ट में गवाही दी थी। मैं चुप कर घर नहीं बैठ गई थी। गवाही चाहे गलत थी या सही थी, छुपाई नहीं थी मैंने। आपने फारिस के खिलाफ गवाही दी थी, कारतार्स के खिलाफ नहीं। भरी अदालत में कारतार्स को कातिल नहीं कहा था आपने। मैं पिछले 2 माह से भरी अदालत में कारतार्स को ही कातिल बोल रही हूँ सारा, और मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे एक दफ़ा भी उन्होंने धमकी नहीं दी। इतने हाई प्रोफाइल केस में हाशिम जैसे लोग गवाहों या वकीलों को नहीं नुकसान पहुँचाते। वो हमसे डरे हुए हैं, हमें उनसे नहीं डरना। जुमर उसी अंदाज में कह रही थी। सारा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ सुनने को तैयार ना थी। आप नहीं समझ सकती जुमर, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जिनके लिए आपको डरना पड़े। लाउंज में एकदम सन्नाटा छा गया। फारिस ने बेइख्तियार निगाहें चुराई थी, पता नहीं किससे। अन्ना के दिल को कुछ हुआ। नुसरत ने पहलू बदला मगर जुमर उसी तरह आराम से बैठी रही। आंखों के तासुरात पुरसुकून रहे। जी सारा, आप ठीक कह रही हैं। मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रही हूँ। हना मुस्कुरा दी। बहुत सी डोरियाँ जैसे टूट गईं, तनाव खोया फिजा में घुल गया। बहुत से लोगों ने सुकून की सांस ली। सारा चंद लम्हे को तो बोल नहीं सकी, फिर उठ गई। मुझे एक मीटिंग में जाना है और मैं मज़ीद ये बात नहीं करना चाहती। फिर एक मलामती नज़र फारिस पे डाली। अब तुम भी मुझे सेफ रास्ता नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हें भी अब इस ट्रायल वाली मंतक से इत्तफाक हो गया है ना? आपके लिए गवाही देना बेहतर है सारा, वो नरमी से बोला था। सारा सर झटक कर आगे बढ़ गई। सब खामोश रह गए। माहौल अफसरदा हो गया। फिर फारिस खंगारा। मैं भी चलता हूँ। मुझे भी जुमर को दिखा, किसी के साथ डिनर करना है। जुमर यूसुफ, जो चंद लम्हे पहले तक पुरसुकून बैठी थी, अब की आंखें उठाकर उसे देखा तो उनमें आग की लपेटें निकल रही थीं। तो डिनर के टाइम जाना, अभी से क्यों जा रहे हो?
अच्छा है ना, ज़रा गपशप लगाने का वक्त मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा बहाना मिलता है। थोड़ी खुजाते हुए वो सादगी से बोला था। 2 नंबर आदमी, वो बड़बड़ाकर सुर होती रुख मोड़ गई। सारा मूड खराब हो गया था। वो अब अपना वॉलेट और चाबियाँ उठा रहा था। जोमर का बहुत दिल चाह रहा था कि वो उसे रोक ले, मगर अब मिन्नत तो कर नहीं सकती थी। अब ये उसके साथ डिनर करेगा, पता नहीं कितने घंटे। अच्छा बहाना है। सपोर्ट माई फॉट। 2 नंबर किस्म के बहाने। वो कितनी ही देर खामोश बैठी कलसती रही थी। होटल की लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। जो हैकल दीवारों और आलिशान सतूनों से मुज़य्यन लॉबी में ऊंचे फानूस लटक रहे थे। जर्द रोशनियों ने खौफनाक सा माहौल बना रखा था। एक तरफ ऊंचे शीशे की पार मसनूई आबशार बह रही थी। पानी ऊपर से नीचे आकर हौज में गिरता बहुत दिलफरेब मालूम हो रहा था। शीशे की दीवार के करीब जहाँ बहुत से सियाह रुक रुक कर आबशार के साथ तस्वीर बनवा रहे थे, वहाँ नौशेरवान भी खड़ा था, मगर उसकी शीशे की जानिब पुश्त थी। वो आबशार को नहीं, अपने फ़ोन को देख रहा था। दफातन सामने से शहरीन आती दिखाई दी। उसके सुनहरी बाल ऊंची पोनी में बंधे थे और मस्कारे के बावजूद आंखों में शदीद बेचैनी का तासुर था। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो उसके करीब आई। थैंक गॉड तुम आ गए। शोर के बायस उसे बुलंद आवाज़ में नौशेरवान को मुखातिब करना पड़ा था। शेरू ने बेगानगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। तुमने कहा था कि उसका ताल्लुक मेरे केस से है, इसीलिए आया हूँ। बोलो। शहरीन ने अफसोस से उसे देखा। तुम हाशिम की तरह होते जा रहे हो। अभी 1 साल पहले की बात है जब तुम मुझसे। उसने सर झटका। अच्छा आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। बैठकर बात करने से तुम्हारी कड़वी बातों में मिठास नहीं घुल जाएगी। जो बताना है यही बताओ। शहरीन ने सीने पे बाजू लपेट लिए और तनदेही से उसे देखा। तुम्हें मुझसे ज़रा एहतियात से बात करनी चाहिए। ये मत भूलो कि तुम मेरे सामने इतराफ़ जुर्म कर चुके हो और कोर्ट ने मुझे गवाही के लिए बुलाया है। तो जाओ दे दो गवाही। उसने शाने उचकाए थे। उसके अंदाज में कुछ अजीब सी बेपरवाही थी। मैंने गवाही दी तो तुम जेल में पड़े रहोगे। डरो उस वक्त से। नौशेरवान ने फ़ोन से चेहरा उठाकर उसे देखा, वो भी आबरू उचकाने वाले अंदाज में। इतराफ़ जुर्म इतनी बड़ी बात नहीं होती शहरीन। मैंने आज देखा सादिक को, अपनी आंखों से देखा। 2 उंगलियों से अपनी आंखों की तरफ इशारा किया। उसने भरी अदालत में कहा कि उसने 2 लोगों को कत्ल किया है, लेकिन किसी ने उसको डिस्गस्ट और नफ़रत से नहीं देखा, जैसे उस रोज़ क्लब में लोगों ने मुझे देखा था। मेरे गोलियों से वो मरा तो नहीं था। मैं इक़दाम कत्ल का मुजरिम हूँ, कत्ल का तो नहीं। उसने तो 2 लोग, 2 इंसान मार दिए और किसी ने उसको ऐसा नहीं देखा। कानून, पुलिस सब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कहना कि मैंने किसी को मारा है इतनी बड़ी बात नहीं होती शेरी। गुनाहों से डरना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। या तो हाशिम भाई की तरह उनके लिए 1000 तावीलें घड़ लेनी चाहिए, या फिर सादी की तरह एतराफ़ करके उनको ऑन करना चाहिए। अपने खौफ और डर को ऑन करना चाहिए। शेरीन ने बेजारी से उसकी बात काटी। शेरू, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी अगर तुम मुझे अपनी कंपनी में शेयर्स और। पता है शेरी, मैं कितने महीनों से बल्कि 1 साल से मुख्तलिफ़ किस्म के वहमों और खौफ का शिकार हूँ। सुर्ख शरबत देखूँ तो खून नज़र आता है। वो सर उठाए ऊपर झूलते फानूस पे निगाहें जमाए कह रहा था। वो अजीब सी ज़हनी कैफियत में था। कुत्ते को मारूं तो लगता है कि इंसान को मार दिया। हाथों पे सुर्ख धब्बे नज़र आते थे, गीले धब्बे, खून हर जगह। मैं बुरे ख्वाब देखता था। शायद मुझे हाई पोलर हो गया था, या शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया था। गोरों ने भी दिल की बीमारियों के कैसे कैसे नाम रख दिए हैं, मगर पता है क्या शेरी, आज मैंने देख लिया है। ऊपर उठी उसकी आंखों में फानूस की झिलमिलाती रोशनियां उतर आई थीं। मैंने देख लिया है कि बहादुरी इसी में होती है जो अपने खौफ को दबोच ले और फिर फूंक मारकर उसको राख की तरह उड़ा दे। खौफ से भागना मसले का हल नहीं होता। खौफ के अंदर गोता खाना और फिर उससे निकल आना इंसान को असल आज़ादी देता है। मुझे लगता है कि मैं आज़ाद होने जा रहा हूँ। मुझे बुलाकर दाएं से बाएं वो होटल की तवील लॉबी की ऊंची छत से लटके फानूस पे नज़र डालते हुए कह रहा था, मुझे बुलाकर रोशनी नज़र आने लगी है, और जब तक मैं अपने आप से
सच नहीं बोलूँगा, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। अब मुझे रोशनी नज़र आने लगी है। हाँ, अब समझ में आने लगा है। शिरीन मुँह खोले उसे देख रही थी, गोया उसका दिमाग जल गया हो। शेरू, देखो मेरी बात सुनो। तुम ख्वामख्वाह गिल्टी होकर अपना केस मत ख़राब करो। यूँ तुम थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। अब मेरा दिमाग क्लियर हुआ है। वो सर हिलाता उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो अभी तक किसी दूसरी दुनिया में था, जैसे दिलो दिमाग बहुत सी अलायद से पाक हो गया हो। अरसे बाद उसे एक रोशनी की उम्मीद नजर आई थी, और ये रोशनी दिखाने वाला भी साथी था। एक दफ़ा फिर वो उससे आगे निकल गया था, मगर आज हसद नहीं हुआ था। हारून उबैद की रिहाइशगाह के मुबहम अंधेरों से ढकी दिखाई देती थी। मरकजी ड्राइंग रूम से गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थीं। उनको नज़रअंदाज करके तुम गोल सीढ़ियों को फलांगते ऊपर जाओ और आबदार के दरवाजे की हॉल से अंदर झांको तो वो इस तरफ पुश्त किए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी नजर आ रही थी। आईने में उसका अक्स झिलमिला रहा था। सुर्ख बाल, सीधे सुर्ख बाल कमर पे गिरे हुए थे, और उसने सुर्ख छोटा सा रुमाल हेयर बैंड की तरह माथे से ज़रा ऊपर सर पे लपेट रखा था। वो कलाई में छोटा सा वाइट गोल्ड ब्रेसलेट पहने हुए थी। लिबास सिल्वर सिल्क का था, और दीगर ज्वेलरी भी वाइट गोल्ड की थी। इस सारे सफ़ेदपन में सुर्ख उसका रुमाल था या फिर लिपस्टिक। वो मुस्कुराकर चेहरा मुख्तलिफ जावियों से मोड़ती आईने में अपना जायज़ा ले रही थी। दफातन उसने मोबाइल उठाकर देखा। फारिस का पैगाम सामने ही चमक रहा था। 8 बजे तक आ जाऊँ, और जवाब में आबदार का यस लिखा नज़र आ रहा था। वो एक दफ़ा फिर से घड़ी को देखने लगी। अभी पूरा घंटा पड़ा था। नीचे वापस आओ तो लाउंज में मुखालिफ सोफ़ों पे हाशिम और हारून बैठे दिखाई देते थे। हारून सोफ़े की पुश्त पे बाजू फैलाए बैठे चाय की घूंट भरते हुए बगौर हाशिम को देख रहे थे, जो ज़रा ढीला होकर बैठा था। आंखों की पुतलियां सुकेड़े किसी गैर मर्ई नुक्ते को देख रहा था, जैसे किसी अनजान शख्स को पहचाने की सही कर रहा हो। तुम्हारी पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है हाशिम, हारून हमदर्दाना लहजे में गोया हुए। गाक निगाहें हाशिम के चेहरे से हट नहीं रही थी। हमारे दोस्त तुम्हारे बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हो रहे हैं। हाशिम ने चौंक कर उनको देखा। भवें सुकेड़ी, क्या किसी ने कुछ कहा है? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे साथ अब वो मज़ीद नहीं काम करेंगे। असलिया खरीदने के लिए पैसा वो किसी और से लॉन्डर करवा कर ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। तुम एक डूबता हुआ टाइटैनिक हो हाशिम। हाशिम के चेहरे पे तर्क मुस्कुराहट बिखरी। उसने सर झटका। मुझे डुबोना इतना आसान नहीं है हारून। सुना है तुम्हारे और सदी यूसुफ के केस का जज काफ़ी ईमानदार और सख्त है। बड़े बड़े फैसले किए हैं उसने माजी में। ये तो और भी अच्छी बात है। कम अज़ कम सदी उसे खरीद या डरा नहीं सकता। फिर तो तुम भी उसे खरीद नहीं सकते। हारून के लहजे में ताज्जुब दोहराया। ओ हारून, तुम किस दुनिया में रहते हो? मुझे जज को खरीदने की ज़रूरत ही क्या है? कानून नौशरवान के साथ है। कानून मुलजिम का साथ देता है हमेशा। मुलजिम कानून की महबूब औलाद होता है। कानून के झोल उसे बरी करवा देंगे बहुत जल्द। रहे हमारे दोस्त, तो उनसे कह देना कि अगर मैं डूबा तो सब कर लेकर डूबूंगा। कॉलर खड़ा करके वो रोनत से बोला था। खैर, तुम सादी को फंसी के कत्ल के जुर्म में पकड़वा नहीं सकते थे क्या? इंक्वायरी तो होगी, मगर एक बात मुझे तंग कर रही है। सादी ने कहा था कि उसने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है। वो सोचते हुए बोल रहा था। यानी फंसी ने उसको मारने की कोशिश की। पहले गार्ड कुमार ने भी उसको मारने की कोशिश की थी। मेरी नाक के नीचे 2 लोग उसको क्यों कत्ल करना चाहेंगे हारून? और चुभती हुई आंखें हारून के चेहरे पे जमा दे। हारून उसी तरह ठंडे अंदाज में उसे देखेंगे। हो सकता है सादी झूठ बोल रहा हो। मुझे लगता है मुझसे कोई और झूठ बोल रहा है। तो फिर अपनी नाक के नीचे रहने वालों से सवाल करो, मुझसे नहीं। हारून मुस्कुराकर बोले थे। हाशिम अपनी चुभती नज़रों से उन्हें देखे गया। अगर तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट निकली हारून, तो वो वक्त गुजर गया जब तुम मेरे डाइनिंग रूम में बैठकर मुझे धमकाते थे हाशिम। जाओ अपने भाई को बचाने की फ़िक्र करो। हारून के चेहरे पे अब भी वही सपाटपन, वही सख्त मुस्कुराहट थी। हाशिम करदार को अंदर तक जैसे किसी ने जला डाला था, मगर इस बात का जवाब वो दे नहीं पाया था। वो जिस वक्त बाहर पोरिज की तरफ जा रहा था, उसे लान अबूर करके आती आबदार दिखाई दी थी। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर टटके थे। दोनों के कदम ठहर गए थे। निगाहें मिली। हाशिम ने सर से पैर तक उसे देखा।
वो काफ़ी तैयार और सजी संवरी लग रही थी। सुर्ख लिपस्टिक सबसे वाजिया चीज़ थी। राइट, वो मुस्कुराया। जख्मी सा अंदाज था। आबदार सर झटक कर आगे बढ़ने लगी। हाथ में क्लच था। सामने तैयार कार थी जिसका दरवाज़ा खोले खड़ा ड्राइवर, जिसने चाबी हाथ में पकड़ रखी थी, गोया अभी के हवाले करनी हो ताकि वो खुद ड्राइव करके जाए। हाशिम ने हर तफसीली को गौर से देखा। वो उसके कंधे के करीब से गुजरने लगी तो वो बोला, पूछ सकता हूँ इतना ख़ास कौन है जिससे मिलने जा रही हो? आबदार लम्हे भर को ठहरी, चेहरा संजीदा और सपाट रहा। नहीं, कार की तरफ देखते हुए खुश्क मिजाजी से बोली और आगे बढ़ गई। हाशिम की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। उसके अंदाज के ऐन मुताबिक वो अकेली ड्राइव करके जा रही थी।